हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों से वन शॉट के बाकी की वीडियोस नहीं आ रहे थे, पर चिंता मत करो, अब तुम्हारा भाई तुम्हारा दोस्त आ चुका है वापस। फट 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 वन शॉट डन। ठीक है, तो अभी तक मैं आपको बता दूं, अभी तक हम कहाँ तक पहुंचे हैं। देखो, अगर आपने वीडियो शुरू कर दी है तो मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स की अगर बात करूं तो इकोनॉमिक्स आपका भाई पढ़ाता है, मोहितोनॉमिक्स। और इसमें हमारा टारगेट रहता है 90 प्लस का। अभी मैंने आपको वन शॉट जो दिए रखे हैं, वो सर मैंने आपको इकोनॉमिक्स के लगभग सारे दे रखे हैं। एक दो वीडियोस बचे हुए हैं, वो भी अपलोड हो जाएंगे, तो आप वन शॉट इसी चैनल की पॉज कर कर देख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं आपको कैसे। और बीसीके की हम बात करें तो बीसीके के टोटल 3 चैप्टर, इंक्लूडिंग तीसरा वाला चैप्टर जो एकदम भयानक पता था ना, जिसके 10 सर थे और बहुत बड़ा था, बहुत सारी कंपनियां थी, वो भी तुम्हारे भाई ने करवा दिया, तुम जाके उसको मस्त देख सकते हो। आज हम जो है चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। तो अगर आपने ये वीडियो देखना शुरू कर दिया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके एक बार बोल दीजिए कि सेशन स्टार्टेड। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट रिकॉर्डेड वाले में क्या बोलते हैं, "अरे यार देख लेंगे अपने ही तो, अब वीडियो ऐसा नहीं करना"। एक बार फोकस, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी के साथ अगर बैठ गए हो, बैठ जाओ और मत करो। बिकॉज छोटा छोटा करके बड़ा समंदर हमारे हाथ लगेगा और हम नहीं जरूर। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो में वन शॉट रिवीजन ऑफ चैप्टर 4। तो मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर 4 में हम किसके बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं दोस्त, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ के बारे में। सर, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस, बेसिकली इस चैप्टर में हमको ये बताया गया है कि यार किस हिसाब से गवर्नमेंट ने डिफरेंट बिजनेस पर इम्पैक्ट किया। मतलब जैसे हमारा देश इंडिपेंडेंस लिया था 1947 में, तो अभी उस टाइम क्या हुआ था कि जो छोटे छोटे बिजनेस थे उनको बड़ा करना था, पाल पोस कर बड़ा करना था। तो उस टाइम ऐसा नहीं कर सकते थे ना कि यार बाहर के लोग भी बिजनेस कर लो, प्राइवेट प्लेयर्स को ही जो है सारा राज करने दो, या फिर बोले रिलायंस, अंबानी, टाटा लोग जो जो उनको लग रहे थे यार बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको ही काम करने देते हैं। तो उस टाइम पर क्या किया था कि नहीं यार, अपने को ऐसा काम नहीं करना है कि बड़े बड़े प्लेयर्स के हाथ में सारी जो है पावर्स चली जाए। तो गवर्नमेंट डिसाइडेड कि मैक्सिमम पावर्स शुड बी विद अस। ज्यादा बिजनेसेस हम खुद चलाएंगे, हम खुद रन करेंगे। एंड देन ग्रेजुअली थिंग्स बिकम लाइटर, लिबरलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ। दैट मीन्स प्राइवेट प्लेयर्स को भी इक्विवेलेंट अपॉर्चुनिटीज मिली, बाहर के लोगों को भी इक्विवेलेंट अपॉर्चुनिटीज मिली। तो ऐसे ढेर सारी मजेदार मजेदार चटपटी बातें इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर छोटू सा अपना एक ने टेबल बना के दिया है कि जहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बताया गया है कि यार हिस्टोरिकल एंशियंट इंडिया में क्या होता था, ब्रिटिशर्स के टाइम पर, इंडिपेंडेंस के टाइम पर। तो बेसिकली इतना याद रखो कि जब पहले पहले बात था, पहले पहले बात हुआ था, तो हमने बोला था गवर्नमेंट ने, भैया हमको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दो क्योंकि हमको सोशल वेलफेयर करना है। अभी अभी हम आजाद हुए हैं, ब्रिटिशर्स से हमने छुड़ाया खुद को, तो अभी हमको अपॉर्चुनिटीज दी जाए कि हम खुद का अपना बिजनेस, मतलब गवर्नमेंट खुद। हमको एक चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि अपना इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में। सबका इंडिपेंडेंस हुआ था, नहीं क्या याद करवा, 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये, 1951 में, 1951 में मेरे दोस्त अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था। क्या आया था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ये ध्यान रखना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था दोस्त आपका? फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था आपका 1951 में। 1951 में आया था पहला अपनी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद कुछ भी नहीं है, इंपॉर्टेंट आ जाती है टेबल। जो जो मैं मार्क करवा रहा हूँ, प्लीज अपनी इकोनॉमिक्स के जो आपके नोट्स है वो रेफर कर सकते हैं। स्टडी मैट है तो जिंगाला लाइव जिंगाला है, उसमें जाके ये चीजें मार्किंग करते रहे, आपका जब मस्त एकदम विजन। ये देखिए दोस्त, क्या हुआ था मिड 50s की अगर मैं बात करूं, मिड 50s की बात करूं, क्या अभी अभी हमको मिली है क्या? आजादी। आजादी के टाइम पर गवर्नमेंट क्या बोलती थी यार? देखो, बेसिकली 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो तो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, और एक का मिक्स है, एक होता है मिक्स है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम बोलते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स ही पूरा का पूरा बिजनेस करें। प्राइवेट प्लेयर्स ही पूरा का पूरा बिजनेस करें, कि पूरा का पूरा किसके पास है मार्केट में हक है? प्राइवेट प्लेयर्स के पास है, पूरा अपने हिसाब से बिजनेस कर रहे हैं, जौन सा बिजनेस करना करने दो, गवर्नमेंट के हाथ में कोई भी जो है बिजनेस। सोशलिस्ट मतलब पूरा का पूरा किसके पास है बिजनेस? गवर्नमेंट के पास। जो गवर्नमेंट करना चाहे, जो बिजनेस में एंटर करना चाहे, केवल गवर्नमेंट ही करेगी, गवर्नमेंट ही डिसीजन लेगी, ताकि सोशल वेलफेयर हो जाए और अपने हिसाब से काम करे। और मिक्स इकोनॉमी, अरे इंडिया जैसी इकोनॉमी जो अभी है, अभी अभी मतलब प्राइवेट प्लेयर्स भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देते हैं और गवर्नमेंट, दोनों अपना अपना काम करती है, और दोनों के पास कुछ कुछ एरिया रिजर्व है, उसमें काम करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं यार, मिड 50s जब हमारा देश बस आजाद हो रहा था, तब हमारी इकोनॉमी कैसी थी? सोशलिस्ट इकोनॉमी विद डोमिनेंट पब्लिक सेक्टर। क्या लिखा है? सोशलिस्ट इकोनॉमी की मतलब गवर्नमेंट का ही मेजर हाथ है। लेकिन अब क्या हो गया? मिक्स इकोनॉमी। एमसीक्यू में आएगा, ला 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 कर देना। तो डोमिनेंट
बात करें तो मेजॉरिटी बात होती थी इकोनॉमिक प्लानिंग की, यार क्या जरूरत है इकोनॉमिक, किस गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस फिक्सेशन गवर्नमेंट खुद करेगी, कैसे वेलफेयर होगा, ये सब कौन डिसाइड करता, डिसाइड करती थी अपनी प्लानिंग। लेकिन अब क्या होता है सर, मार्केट मैकेनिज्म के हिसाब से चीजें, मार्केट मैकेनिज्म क्या होता है, मार्केट मैकेनिज्म कुछ भी नहीं होता, ये होता है अपना डिमांड, ये अपना डिमांड सप्लाई का ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड आता है, फिर क्वांटिटी सप्लाइड आता है, यहाँ पर जो अपना डिमांड कर कैसा होता है सर, डिमांड कर कैसा होता है सर, ऐसा होता है, सप्लाई कर कैसा होता है ऐसा, प्राइस यहाँ पर फिक्स होगी इक्विलिब्रियम में सर, यहाँ पर होगी। तो बेसिकली मार्केट मैकेनिज्म होता है कि यार ये वाला डिमांड सप्लाई के हिसाब से ही चीजें हम चलाएंगे, और जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो फिक्सेशन हो रहा है, वो मार्केट मैकेनिज्म ही करेगा, मार्केट मैकेनिज्म ही करेगा। पहले क्या थी सर, क्लोज इकोनॉमी थी, भैया हमको अकेले रहने दो, हमको बाहर की कंट्रीज से ट्रेड नहीं करना, ना हमको इंपोर्ट करना, ना हमको एक्सपोर्ट करना, हमको तो मस्त अपने देश में काम करना है, इसको बोलते हैं हम क्या, सिस्टम। लेकिन फिर हुई सर ओपन इकोनॉमी, मतलब हमारे देश, स्वागत है आपका, आप हमारे देश में जो भी प्रिस्क्राइब्ड बिजनेस है आप कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप शेयर, स्टॉक, डिवेंचर्स, शेयर, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, एफआईआईस, एफडीआईस, सर इन सबको स्वागत निमंत्रण दिया गया है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी अभी अब देने लगे, पहले क्या होता था, पहले थी क्लोज देखो सर, पहले गवर्नमेंट का क्या रोल था सर, ये रोल था कि यार हमको एक्वायर करना कमांडिंग हाइट थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अरे भाई रे भाई, हमको चाहिए अपनी, हमको चाहिए अपनी हुकूमत, हमको राज करना है बेसिकली। और अब क्या होता है, स्टेट ओनरशिप ऑफ बिजनेस एज एक्सेप्शन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडर, अब जो है प्राइवेटाइजेशन किया गया, जहां पर गवर्नमेंट काम करती थी, अब वो वाले सेक्टर्स को भी किसको बुलाया गया, प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाया गया, चलो ठीक है आप लोग काम करके आप इस लॉस मेकिंग यूनिट को प्रॉफिट मेकिंग बनाओ, हमको जितना वेलफेयर करना था कर दिया, अब आपके हाथ में है बदल। सर पहले अगर रोल ऑफ गवर्नमेंट कंपेयर किया जाए प्राइवेट बिजनेस से, तो पहले रेगुलेशन एंड कंट्रोल की बहुत जरूरत थी, कि अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली थी भाई साहब अपने को, अभी अभी जरूरत थी चीजें जो है आसान हो, और लिबरल तरीके से हम नहीं चाहते थे कि हर कोई बिजनेस करना चाहे अपना, तो हमने रेगुलेशन बनाया, कंट्रोल बनाया। लेकिन अब क्या है सर, लिबरलाइजेशन ऑफ रेगुलेशन, क्या पहले हमने ऐसे बांध के रखा था पूरी इकोनॉमी को, अब हम धीरे 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 शुरू कर रहे हैं। कौन बोल रहा है सर, सर गवर्नमेंट बोल, आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा आ रहा है सर, ओके सर, धीरे धीरे हम सारी चीजें कर लेंगे। सर इकोनॉमिक पॉलिसीज देखिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज देखिए सर, बेसिकली जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है वो मैक्रो लेवल पर तय करती है गवर्नमेंट, तुमको पता है मैक्रो मतलब बड़ा, इकोनॉमिक लेवल मतलब मैक्रो इकोनॉमिक लेवल, पूरे देश के बारे में सोचते हैं क्या अपने को पॉलिसीज लानी चाहिए, क्या नहीं लानी चाहिए। तो बेसिकली तीन प्रकार की पॉलिसी यहाँ पर आप देखोगे, फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज और एक सेक्टोरल मैनेजमेंट। फिस्कल पॉलिसी मतलब क्या होता है सर, फिस्कल पॉलिसी का ये मतलब होता है कि एक्सपेंडिचर, टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में सोचना। क्या सर, गवर्नमेंट किसके बारे में सोचती है, एक्सपेंडिचर, टैक्स, रेवेन्यू के बारे में सोचना, क्या टैक्सेशन होना चाहिए, क्या रेवेन्यू बेसिस होना चाहिए, कितना खर्चा कितना पाए, ये सब फिस्कल पॉलिसी करती है डिसाइड। सर मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी का सप्लाई, इनफ्लो आउटफ्लो तय करना, उसको बोलते हैं सर मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब सप्लाई ऑफ मनी, क्रेडिट कितना है, फॉरेन एक्सचेंज क्या है, ये सब कौन तय करता है सर, मॉनेटरी पॉलिसी। और इसके बाद आती है सेक्टर मैनेजमेंट। सर सेक्टर मैनेजमेंट क्या होता है, सेक्टर मैनेजमेंट मतलब एक स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में पॉलिसीज बनाना। ओए 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 ओए, मतलब क्या, सेक्टर मैनेजमेंट मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में पॉलिसीज बनाना। जैसे एग्रीकल्चर पॉलिसी, एक एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है अपना, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट जो अपना, उसके रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो है उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज बनाना, उनको अपलिफ्ट करना, उनको ऊपर लाना, एग्रीकल्चर पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी मतलब इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग बनाना। तो फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मतलब जो ट्रेडिंग वगैरह हो रही है ना अपनी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है ना, उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज बनाना। तो ऐसी ऐसी पॉलिसीज कौन बनाता है सर, गवर्नमेंट बनाता है। ऐसी ऐसी पॉलिसीज कौन बनाता है सर, गवर्नमेंट बनाता है। आगे बढ़ते जाओ, इंपॉर्टेंट मार्क कराता जाता हूँ। अब आ जाइए सर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन पर, सर इंपॉर्टेंट लाइन पर मैक्रो वेरिएबल एंड बिजनेस कंडक्टिवनेस के बारे में बात करूंगा। यहाँ पर आपको 5 वेरिएबल दे रखे हैं सर, जीडीपी, इन्फ्लेशन, टैक्स। ध्यान रखिएगा सर, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। सर अपना जीडीपी कैसा होना चाहिए, सर अपना जीडीपी कैसा होना चाहिए, सर अपना जीडीपी कैसा होना चाहिए, सर जीडीपी होना चाहिए राइजिंग। ओए होए ओए होए, सर जीडीपी कैसा होना चाहिए, सर जीडीपी होना चाहिए राइजिंग। जीडीपी कैसा होना चाहिए, राइजिंग। अरे जीडीपी राइज होगा इसका यही मतलब है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अपने देश में, सब डिमांड अच्छी है अपने देश में, सब इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म है, लोग सोच रहे हैं कि नहीं और आगे जाएंगे हम, और ज्यादा अच्छा बनाएंगे। सर जीडीपी कैसा होना चाहिए, अरे भाई साहब राइजिंग, राइजिंग होना, राइजिंग राइजिंग, याद रखना, एमसीक्यू में आएगा। मुझे बताइए सर इन्फ्लेशन कैसा होना चाहिए, इन्फ्लेशन कैसा होना चाहिए, सर इन्फ्लेशन मॉडरेट होना चाहिए, मतलब ना ज्यादा ना ज्यादा कम, स्वाद अनुसार नमक। इन्फ्लेशन स्वाद अनुसार नमक होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। बिकॉज क्या सर,
इन्फ्लेशन जो होता है ना एक इकोनॉमी का पैरामीटर होता है कि यार इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है ना तो लोग जो है ज्यादा डिमांड भी कर रहे हैं। अब क्या फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर प्राइस डिसाइडेड फॉर एग्जांपल आज प्राइस ₹100 है, कोई भी फॉर एग्जांपल प्राइस ₹100 है किसी भी अपने गुड्स की, किसी भी गुड्स की प्राइस 100 है। ये मुझे बताओ प्राइस 100 110 कब होगी? प्राइस 100 110 कब होगी? अरे तभी होगी ना जब हमको लगेगा कि यार डिमांड है, मुझे बताइए डिमांड है, तभी होगी ना प्राइस 100 से 110 का क्या मतलब है सर? इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए, आप ऐसा मना मत करना इन्फ्लेशन नहीं बढ़ना चाहिए, इकोनॉमी में महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं सर। ये कम भी नहीं होना चाहिए, ये कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, मॉडरेट लेवल पर सर आगे बढ़ते रहना चाहिए, मॉडरेट लेवल पर धीमा धीमा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इन्फ्लेशन कैसा होना चाहिए बताइए सर? इन्फ्लेशन धीमा धीमा आगे बढ़ते रहना। ओके आगे देखिए, आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सोचना और आगे बढ़ना। सर टैक्स कैसा होना चाहिए? ओए होए टैक्स सर ये तो लोअर होना चाहिए। सर टैक्स कैसा होना चाहिए? लोअर मतलब क्या? अगर ज्यादा टैक्सेशन लगा दोगे तो लोग बाग सोचेंगे आप काहे का बिजनेस करना, काहे का पैसा कमाना, काहे का इन्वेस्टमेंट करना, तो भी बच्चे का सरकार ले जाएगा। इसीलिए टैक्स जो है वो होना चाहिए लोग। सर तीन चीजें याद रखना, जीडीपी राइजिंग होना चाहिए, इन्फ्लेशन मॉडरेट होना चाहिए और टैक्स अपना लोअर होना चाहिए। ये एक मैंने टेबल बना दी आपकी। सर मैंने एक टेबल बना दी आपकी, सर मैंने एक आपकी टेबल बना, यहाँ पर टैक्स के साथ एक और चीज लोअर कर लो सर, वो है इंटरेस्ट। सर टैक्स के साथ एक और चीज क्या होनी चाहिए? लोअर सर इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट का है लोअर करें मुझे बताओ? नहीं सर लोअर नहीं करना है, इंटरेस्ट लोअर मत करो सर, इंटरेस्ट लोअर मत करो। अरे इंटरेस्ट लोअर इसलिए कर रहा हूं मेरे भाई कि तुम जब बैंक के पास जाओ भैया हमको लोन दे दो, ये फैक्ट्री सेटअप करनी है, तो लोन तुमको सस्ते दाम पे मिले, सस्ते इंटरेस्ट पे मिले। अगर महंगे इंटरेस्ट में मिलेगा तुम क्या बोलोगे? नहीं यार इससे तो नौकरी कर लेते हैं, हमको बिजनेस नहीं करना अपना। इसीलिए इंटरेस्ट जो होना चाहिए सर वो लोअर होना चाहिए, इसीलिए अपना इंटरेस्ट होना चाहिए लोअर। इसके बाद देखिए सर इन्फ्लेशन, सर इसके बाद इन्फ्लेशन और अपना एक्सचेंज रेट, यहाँ पर मैं एक चीज और लिख रहा हूँ, एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट। सर इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट कैसा होना चाहिए सर? अपना मॉडरेट, मॉडरेट सर एक्सचेंज रेट मॉडरेट क्यों होना चाहिए? सर एक्सचेंज रेट मॉडरेट इसलिए होना चाहिए, एक्सचेंज रेट मॉडरेट इसलिए होना चाहिए यार दो प्रकार के लोग होते हैं सर, एक होता है इम्पोर्टर, सर एक होता है अपना इम्पोर्टर। अरे मुझे बताओ इम्पोर्टर क्या चाहेगा? सर इम्पोर्टर क्या चाहेगा? अगर मैंने बाहर से कोई माल मंगवाया है, अगर मेरे को उसका पेमेंट करना है, पेमेंट कैसे करना पड़ेगा? फॉरेन एक्सचेंज में उसका पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कन्वर्जन रेट ज्यादा हुई, कन्वर्जन रेट ज्यादा हुई, अरे यार मान लो $1 अपना आज 80 का है, ये 80 का है, कल को ये $1 जो है, कल को ये $1 फॉर एग्जाम्पल ₹100 का हो जाएगा, इंपोर्टर की तो 12 बज जाएगी ना, इंपोर्टर की तो 12 बज जाएगी ना। ये बोलेगा नहीं 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 बाहर का माल नहीं बुलाना, लेकिन हम तो चाहेंगे कि नहीं यार बाहर का माल बुलाया, सीधा प्रोडक्शन हो, फिर अपन उसको और कहीं पर बेचें। और एक्सपोर्टर क्या चाहेगा? सर एक्सपोर्टर क्या चाहेगा? अरे एक्सपोर्टर तो यही चीज चाहेगा कि आज $1 के मुझे कितने मिल रहे हैं, सर $1 के मुझे कितने मिल रहे हैं? सर $1 के वो बोलेगा सर मेरे को अगर मान लो $1 के अगर मेरे को मिल रहे हैं 80 रुपए, कल को मेरे को 100 मिले तो वो तो खुश हो जाएगा, वो तो खुश हो जाएगा। तो इसमें इंपोर्टर तो नाराज हो जाएगा, इंपोर्टर तो नाराज हो जाएगा और एक्सपोर्टर हो जाएगा, एक्सपोर्टर खुश हो जाएगा। लेकिन हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको एक्सचेंज रेट मॉडरेट चाहिए। हमको क्या चाहिए? मतलब सर जैसे इन्फ्लेशन में अपन बात कर रहे थे ना ज्यादा ना कम, होगा मीडियम, वैसे ही इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट कैसा चाहिए सर? हमको चाहिए मॉडरेटर, मॉडरेटर जिसमें सर इंपोर्टर भी नाराज ना हो, ना एक्सपोर्टर नाराज ना हो, और अपना बाहर की कंट्री से तालमेल बैठा रहे। सर हमारी बाहर की कंट्री से हमारा तालमेल बिठा रहे। बात समझ में आ रही है? सर बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है नहीं? क्या मैं जो आपको बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात। चलो सर आगे बढ़ते, चलो सर हम आगे बढ़ते। अब देखिए सर इधर लिखी हुई चीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, ओए होए सर कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन की आप बात कर रहे हो? देखिए ये जो सारे लोग हैं सर, ये सारे लोग कौन से? सर जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया, टैक्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया। क्या आप एक चीज को कांस्टेंट रख के दूसरे को कंपेयर कर सकते हो क्या? जनरली तो हमको ऐसे ही करना चाहिए, जनरली तो हमको ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन जब आप ऐसी बातें करते हो ना कि यार हमारा इन्फ्लेशन कांस्टेंट हो जाए हम जीडीपी की बात करेंगे, हमारा एक्सचेंज रेट कांस्टेंट हो जाए हम तो इन्फ्लेशन की बात करेंगे, हमारा इंटरेस्ट कांस्टेंट हो जाए सर हम टैक्स की बात करेंगे, ऐसा नहीं होता है दोस्त। आप जो है कांस्टेंट रख के ही बात करोगे, लेकिन ये सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है कोई भी इकोनॉमी को चलाने में। गवर्नमेंट को तो सबका ध्यान रखना ना, इसीलिए लाइन लिखी हुई है यहाँ पर देखिए, does the underlying casual factor presence of other enabling factors, दूसरे फैक्टर्स क्या अपने को परेशान कर रहे हैं ऑन डिमांड एंड सप्लाई साइड, कॉम्प्लीमेंट्री सोशियो कल्चर institutions and above all the overreaching assumptions given other thing constant mediate the impact of macroeconomic variable on business conduct।
मतलब क्या बोल रहा है सर, ये जो अदर थिंग कांस्टेंट बोला है ना, और दूसरों चीजों का भी प्रेजेंस होता है, जैसे सोशल लेवल पर इंस्टीट्यूशंस का प्रेजेंस होना, डिमांड सप्लाई साइड पर प्रेजेंस होना, किसका सर, अदर थिंग्स कांस्टेंट वाले का। सर ये क्या देता है, सर ये क्या देता है, ये इंपैक्ट करता है, अदर थिंग कांस्टेंट को इंपैक्ट करता है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। कौन, बिजनेस कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। सर देखिए अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, मेरी बात सुनिए, तो जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना सर, किसकी, पॉलिसी फॉर्मुलेशन की, वो किसकी होती है सर, कंसर्न मिनिस्ट्री की। जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री काम कर रही है उसकी पॉलिसी होगी सर। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी सर, कंसर्न मिनिस्ट्री की। यार अपन ने अलग अलग जो है मिनिस्ट्री डिसाइड कर लेते हैं, डिफेंस का काम ये करेंगे, एग्रीकल्चर का काम ये करेंगे, फाइनेंस का काम ये करेंगे, गवर्नमेंट लेवल पर। तो सर उनको सारे स्टेक होल्डर से भी पूछना चाहिए, उनको सारे स्टेक होल्डर से भी पूछना चाहिए, ये फैंसी क्यों आया। अब देखिए सर आरबीआई क्या करता है, आरबीआई कौन है सर, सर आरबीआई जो है ना वो इंस्टीट्यूशन है जो इंप्लीमेंट करता है गवर्नमेंट के मनी और क्रेडिट पॉलिसी को। याद रखिएगा, आरबीआई एक वो इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट के मनी और क्रेडिट पॉलिसी को इंप्लीमेंट। अब यहाँ पर सर बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसी की बात करेंगे। हाँ एक बात और याद रखिएगा, जो ये पॉलिसी है ना, ये बाई डायरेक्शनल होती है सर। बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब है, एक तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे फिर फीडबैक भी लेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे फीडबैक लेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे फीडबैक लेंगे, रियल टाइम भी फीडबैक लेंगे, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन फीडबैक लेंगे। तभी तो जाके पॉलिसी और बेहतर बनेगी ना, तभी जाके तो पॉलिसी और बेहतर बनेगी। मुझे बताइए सर, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करते हैं। अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है। ध्यान यहाँ पर देखिए, चार पॉलिसीज हमारी स्क्रीन पर दी गई, चार पॉलिसीज हमको दी गई है सर। कौन कौन सी, प्रोडक्टिव पॉलिसीज, प्रोडक्टिव पॉलिसीज, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज, रेगुलेटिव पॉलिसीज, फैसिलिटेटिव डेवलपमेंट पॉलिसीज। इसका अपन अंतर जानने की कोशिश करते हैं। सर देखिए, प्रोटेक्टिव पॉलिसीज क्या करती है सर, जो प्रोटेक्शन का काम करती है। अरे यार शुरू शुरू में इंडिपेंडेंस के टाइम मैंने क्या बोला है तुमको, यही बोला है ना कि हमारी जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हम चाहते थे वो पहले खड़ी हो अपने पैरों पर। सर प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन किसको सर, बिजनेस में, ताकि वो सस्टेन कर सके खुद को। फ्रॉम फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक पॉलिसी ड्यूरिंग मिड 50s टू 80s रेस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। क्या बोला था, बाहर की कंट्री को ना अभी लेकर आना। तब इंडिपेंडेंस के अगल बगल वाली। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी क्या होती है, किसी पर्टिकुलर बिजनेस हब को, किसी बिजनेस बड़े टाइकून को कंट्रोल करना कि यार ये डोमिनेंस नहीं ले ले, है ना, डोमिनेंस नहीं ले ले अपनी पूरी कंट्री में, कि वो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ना हो उसके डोमिनेंस के, कि उसको रेस्ट्रिक्ट करना कि नहीं भाई अभी बहुत हुआ, बहुत बिजनेस कर रहा हूं। The restricted policies put a curb on business growth lest it should become detrimental to the interest of consumers and public at large. Because अगर वो बहुत बड़ा बन गया, क्या बंदा फोड़ देगा। For example, growth of forming into a monopoly or dominant position might endow a economic power such as exploit consumers. इसीलिए सर पहले क्या बनाया गया था, एक बनाया गया था मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज, ये पहले बनाया गया था सर। इसको रिप्लेस कर दिया गया सर किससे, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। सर पहले क्या बनाया गया था, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज, एमआरटीपी। सर इसको किससे रिप्लेस किया गया, सी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद रेगुलेटरी पॉलिसी क्या होती है, रेगुलेट करने के लिए, रूल्स बनाने के लिए, रेगुलेशंस बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, कंट्रोल के लिए। सर क्या यूज करेंगे अपन, रेगुलेटरी। जैसे बेसिकली आरबीआई बनाई गई सर, सर आरबीआई किस लिए बनाया गया, सर आरबीआई बनाया गया ताकि वो मनी मार्केट और फॉरेन मार्केट ऑपरेशन को कंट्रोल कर पाए। उसके हिसाब से सेबी बनाया गया किसके लिए, इक्विटी बॉन्ड डेरिवेटिव मार्केट को देख पाए। सर उसी हिसाब से आईआरडीए बनाया गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, सर इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए, रूल्स बनाने के लिए। और सर फैसिलिटेटिव डेवलपमेंट पॉलिसीज क्या होती है, सर फैसिलिटेटिव या फिर डेवलपमेंट पॉलिसीज वो होती है सर जो डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करती है। जैसे सर जैसे एमएसएमई का डेवलपमेंट, सर जैसे एमएसएमई का डेवलपमेंट वाली जो पॉलिसी, हम क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटिव या फिर डेवलपमेंट पॉलिसी। आगे बढ़ेंगे सर। अब बहुत ही अच्छी अच्छी तीन टर्म्स अपने सामने आएगी, बहुत अच्छी अच्छी तीन टर्म्स सामने आएगी सर। सबसे पहला लिबरलाइजेशन। सर लिबरलाइजेशन का मतलब आप समझिएगा, डीरेगुलेशन। लिबरलाइजेशन, डीरेगुलेशन, लिबरलाइजेशन मतलब सब लिबरल कर देना, रिमूव कर देना सारे रेगुलेशंस को, रेस्ट्रिक्शंस को, लाइसेंसेस को हटा देना, परमिट्स को हटा देना, अप्रूवल्स को इजी कर देना, कंट्रोल्स को धीमा धीमा मद्दा मद्दा कर देना। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन भाई करना भाई, बहुत प्यारा आदमी है, इसमें तेरे को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, अप्रूवल क्या एक दो फॉर्म भर देना चले। इसको हम डी रेगुलेशन बोले सर, इसको हम डी रेगुलेशन। ये सर गवर्नमेंट ने कब किया, जब उसको लगा कि नहीं यार अपनी इकोनॉमी को फाइट करना चाहिए। लेकिन सर इन ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पर गवर्नमेंट बोलती है नहीं, देखो नहीं देगा। तो कौन सी, एटॉमिक, रेलवे,
कौन सी? डिफेंस एटॉमिक रेलवे। मतलब क्या? नहीं मतलब ये 3 इंडस्ट्री जो है ना, गवर्नमेंट बोलती है भैया हमको कर लेना तो है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, तोप बारूद और ये बड़ा-बड़ा काम है, हमको कर लेना तो है ना, तुम इधर-उधर कर दोगे चीज़ें और हमको सोशल वेलफेयर भी तो करना है फिर बाद में। तो लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आई, प्राइवेट प्लेयर्स ने जंप मारी और मस्त-मस्त काम किया। सर लिबरलाइजेशन ने फ्रीडम दी, किसको सर? डोमेस्टिक प्लेयर को तो दी ही सही, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अपनी कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन ऐसा स्ट्रैटेजी है, ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स को बोला जाता है अरे सुनना, ये मेरी ना गवर्नमेंट कंपनी है सर, ये मेरी पब्लिक इंटरप्राइजेस है। अभी मैं चलाता तो गवर्नमेंट बोल रही है सर, अभी तक मैं चलाता था, तुम चला के देखना। थोड़ा सा लॉस मेकिंग भी है और पता पोटेंशियल तो बहुत है इसमें, पर क्या है अभी हमको टाइम नहीं मिलता ना, हमको वेलफेयर भी करना होता है, हमको चीजें हजार सोचनी पड़ती है। लेकिन तू प्राइवेट प्लेयर, तेरा प्रॉफिट मोटिव, तू ना चलाना जानता है। एक काम कर तू, इसको बोल रही है प्राइवेट प्लेयर्स को बोल रही है गवर्नमेंट। प्राइवेटाइजेशन सर एक अप्रोच है जहां पर हम ओनरशिप स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। किसका ओनरशिप स्ट्रक्चर किसका चेंज कर सकते हैं? गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूट। लेकिन सर एडवर्स इम्पैक्ट भी होता है, कभी कभी क्या होता है सोशल वेलफेयर पर ध्यान नहीं देते, प्रॉफिट कमाना है, या फिर जो उसके यहाँ के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो सोचता है यार मेरी तो जॉब गई, होता है ना सरकारी नौकरी वाले, अरे यार सरकारी नौकरी थी अब तो प्राइवेट हो गया है, अब तो पता नहीं कब नौकरी चली जाए, ऐसा भी दिक्कत होती है। सर प्राइवेटाइजेशन इज एसेंशियल टूल फॉर रैपिड रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिफॉर्मिंग द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। लेकिन सर लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस को अगर प्रॉफिट बनाना है, कुछ तो ऐसे धमाकेदार स्टेप लेने पड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया सर। कुछ टाइप्स बताया गया इन्होंने, जैसे अपना प्राइवेटाइजेशन कैसे किया जाए। 4 चीजें हैं, डेलीगेशन, डिवेस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहला डेलीगेशन। तो डेलीगेशन मतलब हमारे पास रहेगा पूरा कार्यक्रम, पूरा कार्यक्रम किसके पास रहेगा? सर मेरे पास रहेगा, ओनरशिप सेल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्राइवेट प्लेयर टू ले ले। मतलब क्या? सर यहाँ पर गवर्नमेंट कीप्स द रिस्पांसिबिलिटी एंड प्राइवेट प्लेयर हैंडल्स फुली एंड पार्टली द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। There is an active involvement by government. Delegation may happen through contract, franchise, grant, etc. डेलीगेशन मतलब केवल डेलीगेट किया सर, काम तो कर लिया, गुड सर्विसेज। ओनरशिप सेल हो रही है क्या? द आंसर इज ओनरशिप सेल हो रही है क्या? सर आंसर इज। सर डिवेस्टमेंट क्या होता है? सर डिवेस्टमेंट क्या होता है? सर डिवेस्टमेंट होता है मतलब कि अपन सरेंडर कर देते हैं अपना शेयर। सर अपना शेयर अपन सरेंडर कर देते हैं, सरेंडर पार्शियल ओनरशिप एंड रिस्पांसिबिलिटी एंड सेल्स द मेजॉरिटी स्टेक टू वन और मोर प्राइवेट एंटिटीज इन पोस्ट। इसमें सर डिवेस्टमेंट पर अपना जो इन्वेस्टमेंट टोटल ओनरशिप है उसको सर अपन डाइल्यूट कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या? अरे प्राइवेट प्लेयर इतना मजबूत बन जाता है धीरे धीरे, प्राइवेट प्लेयर इतना मजबूत बन जाता है कि वो डिस्प्लेस कर देता है। क्या करता है सर? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कर देता है किसको सर? गवर्नमेंट एंटिटी को। सर इसमें डीरेगुलेशन भी हेल्प करता है। डीरेगुलेशन किसमें पढ़ा था सर? अपन ने लिबरलाइजेशन में पढ़ा था। ये जो डीरेगुलेशन पढ़ा था ये टर्म पढ़ी थी अपन ने लिबरलाइजेशन में ऊपर। Deregulation facilitate करता है प्राइवेटाइजेशन को, enables private sector to challenge a government monopoly. The government monopoly through BSNL and MTNL has been displaced by private sector. यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखा है सर किसका किसका BSNL और MTNL का। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर, डिस्प्लेस कर दी थी गवर्नमेंट एंटिटी। सर डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सर एक पोर्शन जो है ओनरशिप का, अपना एक पोर्शन जो है ना उसको सेल करना, उसको क्या बोलते हैं सर? डिस इन्वेस्टमेंट मतलब एक पोर्शन जो होता है उसको अपन सेल करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेलिंग अ पोर्शन ओनली, उसको हम बोलते हैं डिस। अब देखिए सर बहुत ही अच्छी अच्छी दो प्यारी बातें यहाँ पर करी। एफडीआई सर, एफडीआई फुल फॉर्म पूछेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसको बोलेंगे सर? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन का डायरेक्ट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना अपनी कंट्री की तरह करो। ठीक है। फॉरेन कैपिटल जो है बहुत जरूरी है, हमको पता है फॉरेन कैपिटल सर हार्बिंगर ग्रोथ का गैप फिल करता है डोमेस्टिक सेविंग और इन्वेस्टमेंट। या डोमेस्टिक सेविंग्स जो है मतलब उनकी हेल्प और करता है, डोमेस्टिक सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में जो गैप होता है, फॉरेन कंट्री से अगर इन्फ्लो होगा तो मजा आएगा, फॉरेन कैपिटल आएगी और मजा आएगा। आपको पता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? सारी कंट्रीज अपनी देश में आके ट्रेड कर सकती है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नए नए बिजनेस खोल सकते हैं। किसकी वजह से हुआ सर? ये ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। अब देखिए सर, यहाँ पर देखिए सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की इसने एक प्यारी सी डेफिनेशन दे रखी है, हम पढ़ेंगे, हमको पता है एफडीआई होता क्या है, सामने समझा दिया। लेकिन फ्लो होता है किसका? कैपिटल इन्वेस्टमेंट का टू एन एंटरप्राइज इन अ नेशन बाय अनदर एंटरप्राइजेस लोकेटेड इन डिफरेंट नेशन बाय कैप्चरिंग अ मेजॉरिटी स्टेक इन ओनरशिप ऑफ अ कंपनी इन द टारगेट कंट्री और बाय एक्सपांडिंग ऑपरेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। मतलब क्या? बाहर की फॉरेन कंट्री का किसी भी अदर कंट्री में, अदर कंट्री में
ओनरशिप स्टेक लेना सर, ओनरशिप स्टेक लेना, ओनरशिप स्टेक, ठीक है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं है सर, ओनरशिप स्टेक लेना मतलब कंप्लीटली बिजनेस, बिजनेस में हिस्सेदारी लेनी, बिजनेस में हिस्सेदारी, बिजनेस में हिस्सेदारी, शेयर केवल नहीं परचेज किए जा रही, बिजनेस में हिस्सेदारी है तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए सर एफडीआई के सर, एफडीआई कैसे आता है, एफडीआई ध्यान से देखिए, एफडीआई, एफडी, एफडी, एफडीआई का ना, ऐसे सर एफडीआई जो है नॉर्मली आ जाएगा अपना कैसे, ऑटोमेटिक रूट, ऑटोमेटिक रूट दे रखा है, ऑटोमेटिक रूट में जब भी फॉरेन वाले लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो ऑटोमेटिक रूट में आ सकते हैं, किस में आ सकते हैं सर, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक रूट में आ सकते हैं, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर कंट्री अपनी आ सकती है। लेकिन अगर मान लो ऑटोमेटिक रूट नॉट अलाउड है, ऑटोमेटिक रूट नॉट अलाउड, नॉट अलाउड मतलब नॉट अलाउड, तो सर हमको क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक रूट नहीं अलाउड है तो सर आपको जाना पड़ेगा किसके पास, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, सर किसके पास जाओगे आप, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, एफ आई एफ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, FIFP के पास चले जाए। लेकिन सर इसके अलावा एफडीआई की सर एक लिस्ट दे रखी है उन्होंने जहां पर आप आ ही नहीं सकते, नहीं 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 नहीं, प्रोहिबिटेड वाली लिस्ट सर, प्रोहिबिट, कहां पर सर, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मतलब ना तो यहाँ पर ऑटोमेटिक रूट लगेगा, ना यहाँ पर FIFP वाला काम चलेगा, यहाँ पर तो आप आ ही नहीं सकते, ना गवर्नमेंट रूट देंगे ना ऑटोमेटिक रूट देंगे, किसी भी काम में नहीं देंगे सर, किसमें सर, एफडीआई के प्रोहिबिटेड लिस्ट, और उस प्रोहिबिटेड लिस्ट को अपन पढ़ने के लिए रेडी, सर ये है लिस्ट, सर ये है लिस्ट, सर ये है लिस्ट, कौन सी, सर ये है लिस्ट, आप एटॉमिक एनर्जी में मत लाना, कभी कभी पता है गवर्नमेंट रूट भी होता है, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, गवर्नमेंट की रूट से भी एफडीआई आ सकती है सर, कहां पर हम आने ही नहीं देंगे, एटॉमिक एनर्जी में मत आना, ना ही आप लॉटरी बिजनेस में आना, ना आप गैम्बलिंग एंड बेटिंग में आना, ना चिट फंड के बिजनेस में आना, निधि कंपनी के रूप में आप जो है यहाँ पर मत आना, एग्रीकल्चर करने मत आना सर, ना एग्रीकल्चर करने आना, ना ही प्लांटेशन एक्टिविटी करने आना, सर क्या बोला है, ना ही एग्रीकल्चर करने आना, ना ही प्लांटेशन एक्टिविटी करने आना। लेकिन ये जो लिस्ट दे रखी है सर, कौन सी लिस्ट दे रखी है सर, इसके एक्सेप्शन है, एग्रीकल्चर के एक्सेप्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक के, और उसी हिसाब से प्लांटेशन एक्टिविटी के, ये टी प्लांटेशन एक्सेप्शन, सर ये कंफ्यूज हो, ये कंफ्यूज हो गया तो इधर आ जाओ सर, प्रोहिबिटेड में अपने को लिस्ट दे रखी है सर, प्रोहिबिटेड में अपने को लिस्ट, प्रोहिबिटेड में दो चीजें दे रखी है, प्रोहिबिटेड में उन्होंने बोल रखा है कि ना आप एग्रीकल्चर करने आना, ना ही आप प्लांटेशन एक्टिविटी करने आना, क्या बोला है, ना ही आप एग्रीकल्चर करने आना, ना ही प्लांटेशन एक्टिविटी करने आना, लेकिन इस एग्रीकल्चर के कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं कि बोले ये करके करने के लिए आप आ सकते हैं, और प्लांटेशन में ये एक्सेप्शन दे रखा है सर, आप टी प्लांटेशन के लिए आ सकते हैं, एमसीक्यू आया था, टी प्लांटेशन के लिए आ सकता है क्या एफडीआई, द आंसर इज यस, प्लांटेशन एक्टिविटी में एक एक्सेप्शन है सर, टी प्लांटेशन में आ सकते हैं, किसी ही एग्रीकल्चर में आप नहीं आ सकते, लेकिन सर एग्रीकल्चर के कुछ एक्सेप्शन है, मैं पढ़ाता हूँ आपको एग्रीकल्चर के एक्सेप्शन सर कौन कौन है, सर फ्लोरिकल्चर में आप नहीं आ, फ्लोरिकल्चर में आप आ सकते हैं, सॉरी एग्रीकल्चर में आप जनरली नहीं आ सकते, लेकिन इसमें अलाउड कहाँ पर है सर, फ्लोरिकल्चर में आप आ जाइए, हॉर्टिकल्चर में आ जाइए, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स में आ जाइए, एनिमल हस्बेंड्री में आ जाइए, आप पीसी कल्चर में आ जाइए, आप वेजिटेबल उगाने के लिए आ जाइए, आप मशरूम वगैरह जो है बनाने आ जाइए, लेकिन इसमें कंट्रोल कंडीशन में आना, और उसी हिसाब से प्लांटेशन एक्टिविटी में मत आना, एंड यहाँ पर एग्रीकल्चर के बाद है, एंड प्लांटेशन एक्टिविटी में मत आना, लेकिन सर टी प्लांटेशन के लिए आप आ जाइएगा, सर टी प्लांटेशन के लिए आप आ जाइएगा, टी प्लांटेशन के लिए आप आ जाइएगा सर, आप जो है हाउसिंग एंड रियल एस्टेट बिजनेस में मत आना, आप हाउसिंग एंड रियल एस्टेट बिजनेस में मत आना, लेकिन सर इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रीमाइसेस, रोड्स एंड ब्रिजेस, सर इसके लिए आप आ जाइएगा, सर किस लिए आ जाइएगा, टाउनशिप बनाने, रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रीमाइसेस बनाने, रोड्स वगैरह बनाने आ जाइएगा, आप ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स की ट्रेडिंग करने के लिए आप आ जाइएगा, आप सिगार्स, सिगरेट्स वगैरह आप बनाने मत आइए, ठीक है ना, आप ये ट्रेडिंग और इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट करने आना, ना ही आप सिगार वगैरह बनाने आना, हाउसिंग रियल एस्टेट बिजनेस करने पे मत आना, लेकिन दो तीन मैंने जो बता दिए इसके लिए आप आ जाइए, इसके लिए आप आ जाइए। इसके बाद आइए सर FII पर, FII पर आइए सर, FII, सर FII क्या होता है सर, FDI सर डायरेक्ट बिजनेस में जो है क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, लेकिन FII क्या करता है, FII मूडी आदमी है, वो देखेगा किसका स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है, किस कंट्री का स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है, उसमें जाके कैसे इन्वेस्ट कर देगा, वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा, हेज फंड में इन्वेस्ट कर देगा, पेंशन फंड में इन्वेस्ट कर देगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देगा, मतलब क्या सर, ये बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है,
ये किसमें इन्वेस्ट कर रहा है? सर ये इक्विटी मार्केट, हेज फंड, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। दिस फंड्स पार्क देयर फंड्स टू क्लब बुलिश मार्केट, और ये एकदम आएंगे और पैसा डाल देंगे अपनी कंट्री के स्टॉक मार्केट में, तो क्या होगा? बुलिश आ जाएगा। हमारी गवर्नमेंट क्या प्रेफर करेगी? एफडीआई प्रेफर करेगी कि एफआईआई? सिंपल सी बात है, एफआईआई तो मूडी लोग है, मूडी, उनको लगेगा स्टॉक मार्केट अच्छा है इनका तो खेल लेते हैं, लेकिन एफडीआई तो देख परख के आएंगे, ठोक बजा के आएंगे। क्या सर बिजनेस में दम है या नहीं? एफडीआई इज प्रेफर्ड ओवर एफआईआई, ऐसा कौन बोलती है सर? गवर्नमेंट। ऐसा कौन बोलती है? गवर्नमेंट। अरे सीधी सी बात है ना, एफडीआई में डायरेक्ट वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर, उसी हिसाब से एक और टर्म होती है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडियन अब्रॉड। मतलब क्या सर? इसका क्या मतलब है? मतलब सर कभी कभी हमारी कंट्री भी दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट करती है। यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखे, पीवीआर सिनेमा ने जो है इन्वेस्ट कर रखा था, और आप देखोगे यहाँ पर सन फार्मा ने इन्वेस्ट कर रखा था, इसके अलावा चाइना सिस्टम मेडिकल होल्डिंग्स में इन्वेस्ट कर रखा था। ये सब सर हमने इन्वेस्ट कर रखे अलग अलग डेट पर। आप इतना ध्यान रखिए सर, आउटवर्ड एफडीआई सर हम जब करते हैं सर, इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडियन, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया। मैं चाहूंगा कि आप इसके एमसीक्यू फटाफट फटाफट खत्म कर दें, मजा आ जाएगा आपको सर। सारा का सारा मैंने एकदम आपको मस्त चकाचक रिवाइज करवा दिया। अब आप पर है कि आप इस चैप्टर को कितनी आसानी से कितनी जल्दी खत्म करते हैं, और बार बार इसको पढ़ते रहना, करते रहना। बाकी सब फोड़ो तोड़ो, अब टाइम नहीं बचा है, अपने को अपना बेस्ट देना है, बाकी सब कुछ छोड़ देना है अपने ऊपर वाले के हाथ में। अपना बेस्ट दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, अपना बेस्ट दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। एग्जाम अच्छे जाएंगे, 90+ जरूर 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 जरूर। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बाय बाय, टेक केयर।